हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उपभोग फलन के बारे में पढ़ा था। भाई आपका कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा था भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू। उसके बाद हमने देखा था भाई जो डिफरेंट शेप्स ऑफ कंजप्शन करो, यानी कि जो भी आपका उपभोग जो वक्र होता है उसके अलग अलग जो क्या शेप थी। फिर हमने फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हमने इसके टाइप्स किए थे, जैसे ये 2 टाइप्स की थी आपकी। एक तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, एक आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे का जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो ये जो आपका उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम था ये केन्ज के द्वारा दिया गया था। केन्ज ने आपके कंजप्शन फंक्शन का एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। तो केन्ज ने कुल उपभोग तथा कुल आय के परस्पर संबंध के विषय में, यानी कि जो एग्रीगेटेड कंजप्शन है और जो एग्रीगेटेड इनकम है, उन दोनों के रिलेशन के संबंध में एक जो लॉ का प्रतिपादन किया, यानी कि नियम का प्रतिपादन किया, उसे केन्ज का उपभोग का आधारभूत नियम, केन्जियन फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन या उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम का क्या कहा जाता है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू लॉ, इस केन्ज के इस नियम के अकॉर्डिंग अगर इनकम इंक्रीज होती है, आय बढ़ती है, तो क्या होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन उपभोग में वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात से कम होती है। केन्स कहते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो उपभोग में होने वाली जो वृद्धि होती है वो आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात से कम होती है, यानी कि इनकम में तो ज़्यादा वृद्धि होती है और आपका उपभोग क्या है, कम बढ़ता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट हो जाती है या फिर वो सेविंग करने लग जाते हैं। तो इस सेविंग के कारण जो आपकी इनकम जितनी इंक्रीज होती है उस मात्रा में आपका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। आगे अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो केन्ज के अनुसार समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है। केन्ज कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रवृत्ति होती है समाज की वो इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है, टोटल रियल इनकम इंक्रीज होती है, तब उपभोग में वृद्धि होती है, यानी तभी क्या होती है, कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, किंतु इतनी नहीं जितनी आय में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती भाई जितनी इनकी इनकम में होती है। आगे फिर इसके अंदर हम देखते हैं अजम्पशंस क्या हैं, जो ये नियम दिया गया था केन्ज के अकॉर्डिंग, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं या क्या अजम्पशंस हैं, किन मान्यताओं पर आधारित है ये नियम। अगर वो मान्यताएं नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर तो ये नियम आपका क्या है, अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे जो फर्स्ट इसकी जो अजम्पशंस है वो क्या है, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स, मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्था में परिवर्तन न होना। आय के अतिरिक्त अन्य मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्थाओं जैसे जनसंख्या है, लोगों की आदतें हैं, रुचियां हैं, फैशन है, रीति रिवाज है, आय का वितरण है, कीमतें आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ये नियम है ये इस मानता है कि भाई केवल आपका इंक्रीज किस में होना चाहिए, केवल चेंज किस में होना चाहिए, इनकम में चेंज होना चाहिए। इनकम के अलावा जो भी आपके साइकोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या रहने चाहिए, कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। जैसे जो आपकी हैबिट्स हैं, इंटरेस्ट है, फैशन है, रीति रिवाज है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइसेस भी क्या कांस्टेंट रहने चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियम तभी लागू होता है जब केवल इनकम इंक्रीज हो। फिर आता है आपका नॉर्मल, जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, जो कंडीशन है, जो अवस्था है वो क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई युद्ध, मंदी या तेजी या कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या कोई रिवैल्यूएशन की संभावना नहीं होनी चाहिए। आगे आता है आपका हस्तक्षेप की नीति पर आधारित संपन्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। केन्ज के अकॉर्डिंग एक मान्यता इस नियम की यह भी है, मैं जो आपकी जो फ्री जो लेजिस्फेयर पॉलिसी है वो केवल जो आपकी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहीं पर लागू होती हैं।
समाजवादी तथा अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं होती। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, मान लेते हैं जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया था भाई गवर्नमेंट को फ्री लेजिस्फेयर की जो पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी केवल जो आपकी कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उनके अंदर ही लागू होती है। जो आपकी सोशलिस्ट और जो अंडर डेवलपिंग जो इकोनॉमी है उनके अंदर वो आपकी लागू नहीं होती। लोग अपनी इच्छा व ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है भाई, लोगों का जो कंजप्शन है वो उनकी इच्छा और उनकी आवश्यकताओं के या नीड्स के अकॉर्डिंग वो कंजप्शन करना चाहिए। आर्थिक मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केन्स कहते हैं कि भी जो भी आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई किस प्रकार से इसकी एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम के थ्रू और एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं। टेबल में जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, एक साइड हम इनकम लेते हैं, कंजप्शन लेते हैं और सेविंग लेते हैं। जब आपकी इनकम 0 है तब भी कंजप्शन कितना था, 50 था। उस जिस प्रकार से हमने देखा था भाई, जो आपका जो ऑटोनोमस कंजप्शन इसको हम बोलते हैं भाई, सर्वाइवल के लिए या जीवित रहने के लिए कंजप्शन आपको करना ही पड़ेगा, जब चाहे आपकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपकी सेविंग कितनी, -50 है। तब जब आपकी इनकम 50 हो जाती है तो कंजप्शन 75 हो जाता है। इनकम सेविंग आपकी -25 है। इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे आपका जो कंजप्शन है वो भी क्या है, इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन जो ये डिफरेंस हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सेविंग के अकॉर्डिंग, तो जितनी मात्रा में आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है उतनी मात्रा में आपका कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता। इसीलिए आपकी जो सेविंग है वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि उसका जो सेविंग, कुछ इनकम का क्या है, लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। मैं जो पिछला हमने कंजप्शन फंक्शन में जो डायग्राम किया था वो सेम डायग्राम है। जैसे ओ एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, ओ वाई पर सेविंग और कंजप्शन लेते हैं। ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई है, जो आपका जो टोटल एग्रीगेटेड जो इनकम होती है, कुल आय और कुल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर होता है, दोनों के बीच क्या शो करता है, ये समानता शो करता है, जो 45 डिग्री पर बना जाता है। ये आपका सीसी जो आपका है ये कंजम्पशन करो है, और जो आपका एसएस है वो आपका सेविंग करो है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर ई पॉइंट पर आपकी जो कंजम्पशन है और जो सेविंग है, जो इनकम है वो क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है, 0 है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं आपकी जो इनकम है वो तो क्या है, कम है, और आपका कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए आपकी जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन देखते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होता चला जाता है। बढ़ता तो है लेकिन वो इनकम की तुलना में नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो ई पॉइंट पर आपकी जो आपका कंजम्पशन है वो किसके बराबर है, आपकी इनकम के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है, 0 है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपका सेविंग क्या है, जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी मात्रा में आपका कंजप्शन नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाता है, ये गैप क्या है, सेविंग को शो करता है। तो सेविंग आपकी क्या है, जिस प्रकार से हम देखते हैं आगे आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे आपकी सेविंग पहले SY थी जो नेगेटिव थी, यहाँ पर 0 हो जाती है, उसके बाद बढ़ जाती है, फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो कंजम्पशन उसकी तुलना में, उसके अनुपात में नहीं बढ़ता, तो आपकी सेविंग क्या है, इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो क्या है, पॉजिटिव में है। तो इस प्रकार से ये आपका जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन केन्स के अकॉर्डिंग था। उसके बाद जो इसके दो प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, 3 इसने जो कथन बताए थे, यानी कि जो लॉ के 3 कथन बताए इसने, क्या क्या बताए उसमें। सबसे पहले है इंक्रीज्ड एग्रीगेटेड इनकम लीड्स टू इंक्रीज्ड एग्रीगेटेड कंजम्पशन बट बाय ए समवट सिमिलर अमाउंट। समग्र उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। हमने जैसे इस प्रकार से जो आपका लॉ है, इस लॉ के अंदर हमने देखा भाई, जो आपकी एग्रीगेटेड जो कंजम्पशन होता है वो एग्रीगेटेड इनकम के बराबर नहीं होता। यानी कि जब आपकी एग्रीगेटेड इनकम इंक्रीज होती है या रियल इनकम इंक्रीज होती है तो आपके कंजम्पशन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती, या उस रेशो में आपका कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता।
आगे हम देखते हैं आपका इंक्रीज्ड इनकम इन डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। केन्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जो आय बढ़ती है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होती है आपकी जो आपकी जिस पर आप मानते हैं चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज को किस में डिवाइड कर दिया जाता है, वो किसके बराबर होती है, वो चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। यानी कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो उससे क्या होगा, आपका कंजप्शन भी चेंज होगा और आपकी जो आपकी सेविंग है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इस प्रकार से जो इनकम इंक्रीज होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कंजप्शन और सेविंग के अंदर। फिर आगे हम देखते हैं कुल आय में वृद्धि के कारण बचत और उपभोग में पहले से कमी नहीं हो सकती। कि जो ये ला साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन वो कहता है कि जब एग्रीगेटेड जो इनकम है वो इंक्रीज होती है तो उससे जो आपकी पहले जो आप कंजप्शन और जो सेविंग कर रहे थे वो कम नहीं होती, वो रिड्यूस नहीं होती, तो वो उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होती है भाई, आपका कंजप्शन भी कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा और आपकी जो सेविंग है वो भी कुछ ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमने ये कथन देखे। आगे हम देखते हैं भाई जो इम्पोर्टेंस हैं, जो हमने ये ला किया है आपका कंजम्पशन फंक्शन का, जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है केन्ज के अकॉर्डिंग, उसमें आगे का जो हमारा आगे हम देखते हैं भाई इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, या फिर हम देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन। आगे हम देखते हैं भाई जो आपका जो हमने ला किया था या जो कंजम्पशन फंक्शन किया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या किस प्रकार से इसको इम्प्लीकेशन किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का सामरिक महत्व। तो यह जो ये ला होता है अर्थव्यवस्था में निवेश के सामरिक महत्व को स्पष्ट करता है, यानी कि जो ये इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस को क्या करता है, ये शो करता है। जो आपकी स्ट्रैटेजिक जो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करता है, ये उसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है, स्पष्ट करता है। हम जानते हैं हमें पता है कि जो आपका रोजगार या जो आय होती है उपभोग और निवेश पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट और जो इनकम है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। तो शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं भी जो कंजप्शन है वो आपका क्या पा जाता है, कॉन्स्टेंट पा जाता है, स्थिर पा जाता है। इसलिए अगर आपको रोजगार में अगर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर जो आपका ये ला है ये इन्वेस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंस होती है उसको स्पष्ट करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नल आवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अति सामान्य उत्पादन और बेरोजगारी की संभावना भी पैदा हो सकती है। इस नियम के अनुसार कुल आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय इतना नहीं बढ़ता। हमने जिस प्रकार से ला के अंदर देखा, इस नियम के अंदर देखा, मैं जब आपकी एग्रीगेटेड इनकम इंक्रीज होती है तो आपका जो एग्रीगेटेड जो कंजप्शन होता है वो उसी रेशो में नहीं बढ़ता, जिसके कारण से कुछ जो वस्तुएं होती है वो अनसोल्ड रह जाती हैं या उनका कोई भी क्रेता नहीं होता। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का इकाई से कम होना भी यह स्पष्ट करता है कि जितना उत्पादन होता है वह सब खरीदा नहीं जाता। यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा था, मैं जो आपकी सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, वो लेस देन यूनिट होती है, यानी कि इकाई से कम होती है। अगर इकाई के बराबर हो जाती है तो हम जो सोचते हैं कि भाई जितना उत्पादन हुआ वो सारा का सारा सेल हो जाता है या सारा का सारा खरीदा जाता है, लेकिन वो लेस देन क्या होती है, इकाई से कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ जो आपका प्रोडक्शन है वो अनसोल्ड रह जाता है, सारा का सारा नहीं खरीदा जाता। तो इस प्रकार से जो आपकी ओवर जो प्रोडक्शन होता है उसकी सिचुएशन क्या है, पैदा हो सकती है। और अगर आपका ओवर प्रोडक्शन होगा तो आगे आपका प्रोडक्शन क्या है, जो भी फर्म है वो कम करेगी, जिससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगा। फिर आगे आपका आता है नेक्स्ट इसमें रिफ्यूजन ऑफ सेज लॉ। सेज लॉ के अकॉर्डिंग जो केंज ने जो साइकोलॉजिकल जो लॉ ऑफ कंजम्पशन किया उसमें जो सेज लॉ ऑफ मार्केट था, यानी कि सेज जो लॉ था उसका रिफ्यूजन किया है या उसका खंडन किया है। तो सेज लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं वह पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो हम कह सकते हैं कि वे जो आपकी सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो इकाई के बराबर होती है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इकाई के बराबर होती है। वह जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा का सारा खरीदा जाता है, लेकिन वो इकाई से क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से इसने जो से का नियम था उसका भी क्या किया है, खंडन किया है।
डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। इस नियम के अकॉर्डिंग जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता में क्यों कमी होती है, इसका भी हमें पता लगाया जा सकता है। जब निवेश में वृद्धि के कारण, जब कोई भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तब उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो प्रोडक्शन और इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन उनके रेशो में आपका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, जिस अनुपात में आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसके फलस्वरूप जो आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है वो कम रह जाती है, और समग्र मांग कम होने के कारण उत्पादकों को अपना बिका हुआ माल सस्ती कीमतों पर बेचना पड़ता है। यानी कि जो क्या है, लो प्राइस पर जो अपना जो माल बना हुआ है उसको लो प्राइसेस पर क्या बेचना पड़ता है। तो इससे जो उनकी प्रॉफिट की जो आशंसा है या जो इच्छा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी कारण जो आपकी पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कैपिटल की क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। फिर अब आगे आता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो आपके क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि वो जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पर होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन केन्ज के अकॉर्डिंग, केन्ज कहते हैं कि वो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले होने की जो इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है वो क्या होती है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। केन्ज कहते हैं कि जो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई और जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट्स के लेवल से पहले भी आपकी बराबर हो सकती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का भी इसके अंदर हम की स्टडी कर सकते हैं वे किस प्रकार से होता है। फिर आता है आपका ओवर सेविंग गैप। इस नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती चली जाती है तो आपकी जो सेविंग होती है वो क्या है, बढ़ती चली जाती है, और आपका जो कंजम्पशन है या जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, आय जो आपकी इनकम के कंपैरिजन, इनकम इंक्रीज के कंपैरिजन की तुलना में आपकी जो का है वो कम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका गैप होता है सेविंग का और जो आपकी इनकम का जो गैप है, वो कंजम्पशन का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता चला जाता है और आपकी सेविंग क्या है, बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से जो ये गैप है, कभी कभी आपका ओवर सेविंग गैप हो जाता है, तो आपकी जो बचत है वो बढ़ती चली जाती है। फिर आपका आता है टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल्स। जिस प्रकार से हमने ट्रेड साइकिल के बारे में कई बार पहले ही बताया क्लास के अंदर भी, भाई जो आपका ट्रेड साइकिल है वो किस प्रकार से चलता रहता है। कभी उसके अंदर बूम आता है, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, और फिर उसके अंदर बूम आता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका ट्रेड साइकिल है वो क्या है, चलता रहता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम जो भी आपका ट्रेड साइकिल है उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। जो भी हम देखते हैं जो आपका ट्रेड साइकिल है वो क्या है, लोअर टर्निंग पॉइंट पर भी हो सकता है और अपर टर्निंग पॉइंट पर भी हो सकता है। जब लोअर टर्निंग पॉइंट पर होता है तो जो इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी लो लेवल पर होती हैं, और अपर टर्निंग पॉइंट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी सारी क्या होती है, अपर अपर लेवल पर होती है। तो इस प्रकार से हम उसके अंदर देख सकते, आपके जो आपका ट्रेड साइकिल है इस नियम के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं भाई किस प्रकार से आपका जो ट्रेड साइकिल है वो चलता है। सर्कुलर स्टैग्नेशन, अति दीर्घकालीन गतिहीनता। सर्कुलर स्टैग्नेशन की व्याख्या भी हम इस नियम की सहायता से की जा सकती है। इस नियम के अनुसार उपभोग व्यय में आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी सेविंग है वो इंक्रीज होती है। तो इस प्रक्रिया के कारण एक समय ऐसा आ जाता है जब उद्यमियों को इस बढ़ी हुई बचत को निवेश करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। यानी कि कई बार ऐसा होता है भाई, जब आपका कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन कम होता है इनकम से, तो सेविंग आपकी बढ़ती चली जाती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है भाई, जो आपकी जो ओवर सेविंग होती है, जो आपके इंटरप्रेन्योर होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनको इस बढ़ी हुई जो भी ओवर सेविंग होती है उनका निवेश करने की क्या है वो अवसर, अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती। तो निवेश की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में हम परिपूर्ण तब बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टैग्नेशन पॉइंट पर क्या है, पहुंच जाते हैं। फिर आता है स्टेट इंटरवेंशन। तो इस जो आपका लेजिस फेयर पॉलिसी का क्या करते हैं, ये जो आपका केन्स का जो नियम है वो उसका खंडन करता है या इसका विरोध करता है। उपभोग के आय से पीछे रह जाने के कारण, यानी कि वो कहते हैं कि जब आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम से मान लेते हैं कम रह जाता है, आय से कम रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में
क्या होता है, जब हम अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश करते हैं, जब इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर किया जाता है, तो आय में वृद्धि निवेश की मात्रा में कई गुना अधिक होती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो आय और निवेश के इस संबंध को, जब ये ऐसा रिलेशन होता है तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या गुणक कहा जाता है। तो जो आपकी गुणक की जो आपका जो सूत्र है, जो आपका किसके बराबर है, वो 1/1 माइनस MPC। MPC यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है निवेश को प्रोत्साहन, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। इस नियम के अनुसार अल्पविकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि जो भी अंडर डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इन देशों में निवेश के अवसर भी अधिक होते हैं। इस कारण इससे जो आपका इन्वेस्टमेंट को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर आपका वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं कि इस बाय जो आपकी कैश वेज होती है, नगद मजदूरी होती है, उसको कम करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भी जो आपकी जब आप कैश वेज को रिड्यूस करोगे, कम करोगे, तो उससे जो आपकी लेबर है उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसलिए जो आपके कैपिटलिज्म है, जो पूंजीपति है, उनकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। जिस प्रकार से जो आपके पूंजीपति होते हैं उनकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होती है, वो क्या होती है, लो होती है। इसलिए उनकी आय बढ़ने के फलस्वरूप एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है वो क्या है, इंक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए जो आपका उत्पादन तथा जो रोजगार है बढ़ने के स्थान पर क्या होगा, कम होगा, यानी कि जो आपके प्रोडक्शन और जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, इंक्रीज होने के स्थान पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है भाई, जो भी आपका कंजम्पशन फंक्शन का जो टॉपिक था। आगे का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में।